सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। आ जाइए बाबू, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज डे नंबर 38 में हम लोग पहुंच चुके हैं और आज भी हमने एक ही सेक्शन से सारा क्वेश्चन लिया है। एनटीपीसी स्टेज 1 4/1/2021 को शिफ्ट 2 में पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस थे, आज आप उस सारे क्वेश्चन से धीरे धीरे करके रूबरू होइएगा। जैसे देखिए, पहला ही क्वेश्चन देखोगे तो बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस को अंजाम दिया गया है। पहले क्या किया गया ना कि 9 और 8 को जोड़ दिया गया, तो 8 9 कितने हो गए? तो सर 17 हो गए। इसी तरह से 17 और 8 को आपस में जोड़ दिया, तो 17 8 कितने हो गए? तो 25 हो गए। अब क्या करेगा कि 25 और 16 को आपस में जोड़ेगा, तो 6 5 11 का एक हाथ में बचा, 1 2 1 3 1 4 यानी 41 हो जाएगा। अब 41 को 8 के साथ अगर हम ऐड करते हैं तो देख लो 49 आता है, और 49 को 8 के साथ हम ऐड करते हैं तो 57 आता है। यानी इस वाले संख्या का कोई रोल इस वाले सीरीज में है नहीं। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? तो 41 बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें स्पष्टता देखने को मिल रहा है। खुश रहिए बच्चे, खुश रहिए। गुड इवनिंग सभी लोगों को। तो आंसर हमारा 41 जो है ये इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। कहता है कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति हैं तथा सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति होते हैं। यानी अगर हम कलाकार की बात करें, किसकी बात करें? कलाकार की, तो सभी तो नहीं लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? तो प्रसिद्ध होते हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं। ठीक है, कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति तथा सभी प्रसिद्ध व्यक्ति जो होते हैं वो क्या होते हैं? करोड़पति। यानी जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? तो करोड़पति हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। अब कहता है कि सर ये तो वेन डायग्राम बन गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने दिया है, आपको ऑप्शन दिए हैं 4। आपको बतलाना है कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो पहला कहता है सभी कलाकार करोड़पति हैं। तो देखिए, तो कुछ कलाकार तो करोड़पति हैं, लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि सारा कलाकार करोड़पति है तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई। फिर कहता है कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति नहीं है, जबकि सारे के सारे प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति ही दिख रहे हैं, तो ये भी बात गलत हो गई। कुछ कलाकार करोड़पति हैं, तो देखिए, तो कलाकार का कुछ हिस्सा और करोड़पति का कुछ हिस्सा कॉमन है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर कुछ कलाकार जो हैं वो करोड़पति हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो होगा यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर सी को करेंगे। डॉलर, रुपया, एन और टका क्या क्या है? तो डॉलर है, और क्या है? रुपया है, एन है और टका है। अब कहता है सर ये चार चीज दिए हैं, ये चारों चीज किस चीज को दर्शाता है? वित्त को, संपत्ति को, अर्थव्यवस्था को और मुद्रा को। तो बच्चे ये किसको दर्शा रहा है? तो ये बाबू मुद्रा को दर्शा रहा है। अलग अलग देश की मुद्राओं हैं, जैसे डॉलर, रुपया, येन और टका। टका बांग्लादेश का मुद्रा हो गया, येन जापान की मुद्रा हो गई, डॉलर अमेरिका का मुद्रा हो गया, रुपया हमारे भारत और श्रीलंका का मुद्रा हो गया। तो ये सारी चीजें किसको दर्शा रहा था? तो ये सारी चीजें मुद्रा को दर्शा रहा था। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे। नेक्स्ट वन देखिएगा, पूछ रहा है सर एक दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। तो अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये कितने भाग में कटा हुआ है? तो 4 भाग में बटे हुए हैं। और जब 4 भाग में बटे हुए हैं तो इसमें से 8 ट्रायंगल निकलेंगे। 8 के बाद देखो ये छोटा वाला 9, ये छोटा वाला 10, ये छोटा वाला 11 और ये छोटा वाला 12। यानी इसमें ट्रायंगल की कुल संख्या कितनी बन रही है? तो इसमें टोटल 12 ही ट्रायंगल बन रहे हैं, उससे अधिक ट्रायंगल की संभावना नहीं हो सकती है। तो आंसर हम लोग क्या लगाने वाले हैं? तो सर 12 लगाने वाले हैं। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। पूछता है सर एक घनाभ में सीधी रेखा कितनी होती है? तो देखिए, अगर आप घनाभ का डिजाइन बनाओगे ना, आप यदि घनाभ का डिजाइन बनाओगे और एक 3D अगर डिजाइन आप बनाओगे घनाभ का, तो घनाभ आपको कुछ इसी तरीके का दिखेगा, दिखेगा ना? तो अगर हम सीधी रेखा की बात करें तो देख लो 4 सीधी रेखा ऊपर, 1 2 3 और 4। इसी तरह से 4 सीधी रेखा नीचे, तो 4 4 कितने हो गए? तो सर 8।
और 8 के बाद देखोगे तो 4 रेखाएं खड़ी हैं, तो 8 4 कितने हो गए, तो 12 हो गए। तो हमेशा याद रखना कोई भी घनाभ अगर होगा तो उसमें कोण की जो संख्या होगी वो कोण की संख्या 8 होगी, रेखा यानी किनारे की संख्या जो होगी वो 12 होगी, और सतह यानी सरफेस की संख्या जो होगी वो 6 होगी। यही नेचर घन का भी होगा और यही नेचर घनाभ का भी होगा। तो जैसे कि प्रश्न में सीधा सीधा पूछ लिया गया कि एक घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं होती है, तो बच्चे एक घनाभ में 12 सीधी रेखाएं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। कहता है सर देख लो, वेगा बॉन्ड लिखा हुआ है, क्या है, WAGABOND, वेगा बॉन्ड लिखा गया है। और वेगा बॉन्ड को वो ND लिखता है, उसके बाद VA लिखता है, इसके बाद BO लिखता है, और इसके बाद GA लिखता है। अगर थोड़ा सा कंसंट्रेशन हम हाई रखें तो देखो, पहले लास्ट वाले को उठा के पहले ले आया, फिर शुरुआत वाले दो को रख दिया, और फिर लास्ट वाले दो को उठाकर रख दिया, और फिर शुरुआत वाले दो को उठाकर रख दिया। हमें सेम प्रोसेस अपने अगले स्टेटमेंट के साथ करने हैं। तो देखिए, तो किसके लिए चाहिए, प्रैक्टिस के लिए चाहिए। ठीक है, तो लास्ट का 2 उठाएंगे, ज्यों का त्यों रख देंगे, फिर शुरुआत का 2 उठाएंगे, ज्यों का त्यों रख देंगे, फिर लास्ट का 2 उठाएंगे, ज्यों का त्यों रख देंगे, और शुरुआत का जो उठाकर फिर से रख देंगे। यानी क्या बनेगा, CEPRTIAC। अब देख लो, CEPR चाहिए, TIAC चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट रूप से हमें मिल रहा है, CEPRTIAC। तो आंसर बच्चे किसको कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे, जो बेस्ट और सबसे सटीक आंसर होगा। अब देखो, कहता है सर हमने आपको 4 सामग्रियां दी हैं, उन सामग्रियों में चांदी था, इस्पात था, सोना था और लोहा था। अब बोला सर चारों में से एक जो है ना किसी कारण से डिफरेंट है, आपको उस डिफरेंट वाले का पता लगाना है। तो बड़ा सिंपल है, इस्पात इसमें सारे से डिफरेंट है, क्योंकि इस्पात जो होता है वो मिश्र धातु होता है। इस्पात क्या होता है, मिश्र धातु होता है, जबकि सोना चांदी और लोहा जो होते हैं ये शुद्ध धातु होते हैं। तो चूंकि इस्पात एक मिश्र धातु है, इसीलिए चांदी सोना लोहा और इस्पात में इस्पात को हम लोग जो है ना वो अदर से डिफरेंट बना लेंगे। यही इसके लिए परफेक्ट आंसर जाएगा। अब देख लो, एक श्रृंखला दी गई है और पूछे गए हैं कि सर श्रृंखला में वट के स्थान पर क्या आएगा। ध्यान से समझोगे, कितना है, 214 है, फिर से बात करें 197 है, फिर से बात करें 179 है, और फिर से बात करें 160 है। अगर देखेंगे तो धीरे धीरे सीरीज छोटी हो रही है, और जब धीरे धीरे सीरीज छोटी हो रही है यानी कि एक माइनस में जा रहा है। तो देखो, 14 में से 7 माइनस करेंगे, 7 बचेगा क्या। अब यहाँ 20 बच गए, 20 में से 19 माइनस किया तो 1, यानी पहले 17 माइनस हुआ। अच्छा देख लो फिर से, अगर हम 17 में से 9 को माइनस करें तो 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो 8 बचेगा क्या, और 18 में से 17 माइनस करें तो 1, यानी अब 18 की कमी हुई है। अच्छा फिर से अगर वही हम देखें तो यहाँ 19 की कमी हुई। तो पहले 17 की कमी, फिर 18 की कमी, फिर 19 की कमी। इसका मतलब तय है कि इस बार सर 20 की कमी होगी, और 20 की कमी जो ही होगी 140 आंसर दिखेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। आगे चले, 84 OBC इलेक्टेड सिकंदराबाद टेक्नीशियन में 90% होप तो है। नेक्स्ट वन देखोगे, कहता है वर्ग समचतुर्भुज आयत समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, 4 चीजें दी गई हैं, वर्ग दिया गया है,
समचतुर्भुज दिए गए हैं, आयत दिया गया है, समानांतर चतुर्भुज दिया गया है। अब कहता है सर उस विकल्प का चयन कीजिए जो इन आकृतियों के समान हो। तो देखिए समबाहु, विषमबाहु, चतुर्भुज और समकोणिक में चतुर्भुज इसके समान होगा, क्योंकि चतुर्भुज में भी चार भुजाएं, वर्ग में भी चार भुजाएं, समचतुर्भुज में भी चार भुजाएं, आयत में भी चार भुजाएं और समानांतर चतुर्भुज में भी चार भुजाएं, तो चतुर्भुज के समान हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर होगा। रीजनिंग का पीडीएफ चाहिए, ऐप पे सारे पीडीएफ अपलोड किए हुए हैं। ठीक है विकास, ऐप पे जितने पीडीएफ है ना बच्चे वो सारे अपलोड है। अब देख लो, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है और जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, तो 1 से 7 होने के लिए 6 बढ़ेंगे, 7 में अगर 6 बढ़ेंगे तो 13 आ जाएगा। तो अगर 13 में हम 6 बढ़ते हैं तो 19 मिलेगा, यानी वैल्यू एस मिलेगी। लगभग ऑलमोस्ट सभी में है। अब देखो 3 से 9 जाने का मतलब है फिर से 6 बढ़ना, और 9 से 15 होने का मतलब है फिर से 6 बढ़ना। तो अगर 15 में 6 बढ़ेंगे तो 21 आएगा, 21 यानी यू चाहिए। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गए। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे। नेक्स्ट वन ध्यान से देखोगे, धीरे धीरे करके संख्या बढ़ रही है। 5, 12, 26, 54, वाट 222, 446, यही है ना। अच्छा देखो तो अगर हम इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करें और प्लस 2 कर दे तो 5 दूना 10, 2 12 हो जाएगा क्या। अगर हम 12 को 2 बार गुना करें तो 12 दूना 24 और प्लस 2 जोड़ देंगे तो 26 होगा क्या। अगर हम 26 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 26 दूना 52 और 2 जोड़ देंगे तो 54 होगा क्या। तो इसी तरह 54 को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई किए तो 108 और प्लस 2 अगर जोड़ देते हैं तो 110 मिलेगा क्या। और अगर 110 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 220 और 2 जोड़ देंगे तो 222 आ जाएगा। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसके लिए बेस्ट आंसर है। फिर से आप बच्चों को याद दिला दूं, आज जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं ये एनटीपीसी स्टेज 1 4/1/2021 का शिफ्ट 2 का पूछा गया क्वेश्चन है। यानी 26 क्वेश्चन पूछे गए थे एनटीपीसी स्टेज 1 4/1/2021 को शिफ्ट 2 वाली एग्जाम में, और हम लोग उसी 26 क्वेश्चन का डिस्कशन आज कर रहे हैं। लेकिन कल से थोड़ा सा इसका पैटर्न जो है मैं चेंज करूंगा, क्योंकि बहुत दिन से मैं देख रहा हूं कि सिर्फ प्रीवियस पेपर से उठा रहा हूं तो टफेस्ट क्वेश्चंस नहीं आ पा रहे हैं। तो कल से टफेस्ट क्वेश्चंस का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। यानी अब प्रीवियस पेपर के साथ साथ कुछ मैं अपना सेलेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको दूंगा, जिसमें आप फंसोगे, और फंसोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपकी कमी कहाँ है। तो कल से आपके टेस्ट सीरीज ये जो शाम वाली क्लासेस है इसकी मोड थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैं प्रीवियस से उठाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस मैं अपना गेस क्वेश्चंस भी अब इसमें डालना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब पूछता है सर समानांतर चतुर्भुज की संख्या बताओ। तो देखिए जब भी समानांतर चतुर्भुज पूछा है, क्या पूछा है, समानांतर चतुर्भुज, तो कुछ नहीं करना, आयत काउंटिंग सिखाए थे ना, बस वही आयत काउंटिंग कर देना। ठीक है, क्योंकि आयत जब काउंट करोगे ना तो उसमें वर्ग ऑलरेडी काउंट हो जाएगा। तो जब भी समानांतर चतुर्भुज मांगे तो कुछ मत करना, आयत काउंटिंग कर देना। जैसे देखो अगर हम इसको खुदरा खुदरी गिनने जाएं तो 1 2 3 4 5 6, 6 2 मिल गए। अब देख लो अगर इन दोनों को अगर मिला दें तो ये भी समानांतर चतुर्भुज होंगे, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होगी। तो ये 7 हो गया। 7 के बाद अगर यहां से मिला दें तो ये 8 हो गया। अगर इस पूरे को मिला दें तो ये 9 हो गया। 9 के बाद देखो अगर यहां से देखे तो ये 10, और 10 के बाद यहां से देखे तो 11। अगर इस पूरे को मिला देंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 के बाद देखिएगा अगर हम इस दोनों को मिला दें तो ये रहा हमारा 13 नंबर,
और इसी तरह यहाँ से ये रहा 14 नंबर, और इसी तरह यहाँ से ये रहा 15 नंबर। 15 के बाद देखोगे, अगर हम इस पूरे को कंसीडर करें यहाँ तक, तो ये हमारा रहा 16 नंबर, और यहाँ से इसको मिलाएं तो ये रहा 17 नंबर, और अगर इस पूरे को मिला दें तो ये रहा 18 नंबर। तो हमें इतना मेहनत नहीं करना है, ठीक है। जब भी क्या पूछ ले, समानांतर चतुर्भुज पूछ ले, तो कुछ मत कीजिए, आयत निकाल दीजिए। और आयत निकालने का तरीका हम सिखाए हैं कि जब हॉरिजेंटल बॉक्स और वर्टिकल बॉक्स की संख्या एक समान आपको दे दी जाए, तो इस कंडीशन में एक समान ना हो, तो इस कंडीशन में आयत कैसे निकालते हैं देख लो। 1 2 3 और इधर से 1 2, तो इधर से 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 3 2 5, 5 1 6 हो गया, और इधर से 1 प्लस 2 यानी कि 3 हो गए। अब इस दोनों को एक साथ गुना कर दो, तो 3 गुने 6 यानी 6 तिया कितने हो गए, तो 18 हो गए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो बच्चे हमेशा याद रखोगे, जब भी समानांतर चतुर्भुज आपको निकालने बोले और कुछ इस टाइप का फिगर दिया गया हो, तो वहां आंख बंद करके क्या करोगे, तो आयत काउंट कर लोगे, आपका आंसर आपके पास होगा, ठीक है। तो हमने आयत काउंट कर लिया, आयत की संख्या टोटल कितनी थी, तो 18 थी। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कह सकते हैं कि सर एकदम बउआ का झुनझुन्ना वाला क्वेश्चन है। पहले सिंगल लाइन था, ठीक है, डायगोनल हिट कर रहा था, अब वो स्ट्रेट हो गया, फिर से वो डायगोनल आ गया। इसका मतलब है कि अगली बार जब हम बॉक्स बनाएंगे, तो अगली बार बॉक्स में ये लाइन स्ट्रेट हो जाना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहले एक सर्किल था, फिर दो सर्किल रहा 2 बार, इसका मतलब है सर इस बार 3 सर्किल आएंगे नीचे, तो 1 2 3 सर्किल नीचे आ गया। फिर से देखो, एक डंडा 2 बार था, तो अब 2 डंडा 2 बार रहेगा, तो ऊपर 2 डंडे होंगे। हमें ये वाली फिगर तलाश लेनी है कि ये वाली फिगर ऑलमोस्ट हमें किस में दिख रही है, तो ये वाली फिगर ऑलमोस्ट हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रही है। तो परफेक्ट आंसर जो हमारा है बच्चे, ये ऑप्शन नंबर बी बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देखिए, अब पूछता है तो सी किस प्रकार ए से संबंधित है, किसका संबंध जानना है, सी का। तो अगर हम सी हैं, तो सी का पिता कौन है, बी, तो बी हमारे पापा हो गए। अब मेरे पापा के पापा, तो पापा के पापा तो दादा हो गए, लेकिन हम लड़का हैं या लड़की पता नहीं, तो दादा हमको क्या कहेंगे, तो या तो पोता कहेंगे या तो पोती कहेंगे। तो देखिए पोता या पोती ऑप्शन नंबर ए में है, तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को ही लगाएंगे, पोता या पोती। अब चाहो तो आप इसको बना सकते हो, देख लो, ए पिता है यानी लड़का है, और पापा हमेशा ऊपर होंगे, तो किससे, तो बी से। फिर कहता है और बी सी का पिता है, तो बी भी पिता है, किसका पिता है, तो सी का। तो हम हो गए मेरे पिता और पिता के पिता, तो पिता के पिता जो होंगे वो दादाजी होंगे। कौन होंगे, दादाजी। यानी ए जो है वो सी का दादा है। अगर सी लड़का रहा तो अपने दादाजी का पोता हो जाएगा, और अगर सी लड़की रही तो अपने दादाजी की पोती हो जाएगी। तो आंसर हमारा पोता या पोती जाएगा, और ऐसी व्यवस्था सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। तो परफेक्ट आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को बना लेंगे, यानी पोता या पोती आ पाना संभव है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि सी का मेल फीमेल क्लियर बच्चे नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। अब देखो 3 कथन दिए गए हैं। अब कहता है सर ए बी सी डी और ई 5 लोगों में सबसे छोटा कौन है। तो ए ई से लंबा है किंतु डी से छोटा है। तो पहला डाटा कहता है सर ए जो है ना वो ई से लंबा है लेकिन डी से क्या है, छोटा है। अब लोग थे 5 और पहले वाले में व्यवस्था पता चला 3 का, तो इस अकेले से तो पता नहीं चलना है कि सबसे छोटा कौन है। अब डाटा 2 की ओर जाते हैं। डाटा 2 कहता है कि बी सी से ठिगना है किंतु ई से लंबा है। तो बी जो है वो सी से ठिगना है लेकिन ई से क्या है, लंबा है। तो यहां भी हमें 3 लोग के बारे में पता चलेगा, नहीं डाटा 2 भी जवाब नहीं देगा। अब जाते हैं डाटा 3 के पास। तो डाटा 3 कहता है डी सी से लंबा है,
अब डी जो है वो सी से क्या है, लंबा है, और ए बी से लंबा है। जबकि इसके अनुसार ए जो है ना वो किससे लंबा है, बी से लंबा है। इसमें बस 4 ही लोग के बारे में मालूमात चल सका, यानी इसने भी आंसर नहीं दिया। अब जब इसने आंसर नहीं दिया तो अब हम इसको जोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो मान लो कि हम बस इस दोनों को जोड़ते हैं, किसको किसको, एक और दो को जोड़ते हैं। तो देखो तो एक और दो को अगर जोड़ते हैं तो दोनों में कॉमन सबसे नीचे कौन आएगा, ई आएगा। ई के ऊपर कौन, तो ए और डी। अब ई के ऊपर कौन, तो बी और सी। यानी अगर पहले और दूसरे को मिला दें तो सबसे लंबा कौन है पता नहीं चलेगा, लेकिन सबसे छोटा ई है ये हम लोग को पता चल जाएगा। तो जब एक दो के मिलाने पर ही पता चल गया है तो हमें आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम आंसर अपना डी नंबर लगाएंगे कि एक और दो एक साथ पर्याप्त है। क्योंकि पूछा क्या था कि बतलाइए कि सबसे ठिगना कौन है, यानी सबसे छोटा कौन है। तो पहले ने बताया कि ई से बड़ा ए और डी है, दूसरे ने बताया कि ई से बड़ा बी और सी है। तो हमें जब सबसे छोटा चाहिए था तो इसी दोनों से तो हमने प्रूफ कर लिया कि सबसे छोटा कौन है, ई। हाँ, अगर पूछ लेता कि सर सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा पूछता तब हमें चारों तीनों को मिलाना होता, तब हम जवाब दे पाते कि सबसे बड़ा कौन होगा। लेकिन यहाँ पूछा गया था सबसे छोटा कौन है, तो पहले और दूसरे को मिलाकर ही स्पष्ट हो गया कि सबसे छोटा ई है, तो आगे हम जाएंगे ही नहीं। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को लगा लेंगे। अब देखिए मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर 1 2 3 लगा लेते हैं। यानी मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, ये वाले ऑप्शंस को लगा लेते हैं ताकि पूरा सज जाए। जबकि यहाँ पूरा सजाने की बात ही नहीं हो रही थी, यहाँ सबसे छोटा पूछा जा रहा था और पहले दूसरे से मिलके ही सबसे छोटा प्रूफ हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। अब देखो, अस्पताल अगर हम जाएंगे तो हमें स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। अस्पताल जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। इसी तरह से अगर हम स्कूल जाएंगे तो हमें शिक्षा मिलेगा। स्कूल जाएंगे तो क्या मिलेगा, शिक्षा। तो देख लो एनटीपीसी में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आप बच्चे एकदम फ्री में नंबर ला सकते हो। यानी 10 दिन से तैयारी हो चाहे 10 साल से तैयारी हो, ऐसे क्वेश्चंस आप छोड़कर नहीं आओगे। देखिए, एक कूट भाषा है। अब ध्यान से देखना, तो आई एन आई टी एस ई डी, बस उल्टा करके लिख दिया। तो जब उल्टा करके लिख दिया तो आंसर क्या हो जाएगा, वाई टी आई एन जी आई डी। यही हमारे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएंगे। वाई टी आई एन जी आई डी ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर 2024 का आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन करा दीजिए, 2 मार्च से एग्जाम होने वाली है। ठीक है बच्चे, बिल्कुल करा दूंगा। लेकिन कल से मैंने बताया ना कि अब मैं इससे बोर हो गया एकदम। जानते हैं ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, हर में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ना, मान लो कि 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं या 28 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो 2800 क्वेश्चंस टफ नहीं है। उसमें से कुल मिलाकर के देख लो ना, तो कुछ क्वेश्चंस ही 5 4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो दमदार होते हैं। तो इस तरह से एकदम वो लगता है नहीं कि क्या इजी काम करवा रहा हूँ। तो कल से मैं इसका लेवल बिल्कुल हाई कर रहा हूँ, ठीक है। और कल से मैं अपना क्वेश्चंस इसमें देना स्टार्ट कर दूंगा। जैसे ही अपना क्वेश्चंस इसमें डालना स्टार्ट करूंगा, इसका क्वेश्चंस का जो पैमाना है वो ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो बाकी जितने बच्चों की कंटिन्यूटी बनी हुई है हमारे पास, उनको कल से, आज से ज्यादा प्रॉफिट कल से होना स्टार्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखिए, विषाणु किसका कारक होता है, तो विषाणु अगर रहेगा तो वो रोग जनरेट करेगा। इसी तरह से अगर हम व्यायाम करते हैं तो हमको क्या होगा, तो स्वास्थ्य लाभ होगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन था। अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और हमें आपके सामने ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करना पड़ता है जिसका कुछ नहीं, एकदम जो नहीं पढ़े हुए हैं ना वो भी बना लेंगे, ठीक है। अब देख लो, कहता है कौन सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा जानना है। ई जो है ना
वो सी से बड़ा है। डी सी से बड़ा है परंतु ई से छोटा है, यानी डी ऐसा है जो सी से बड़ा है परंतु ई से छोटा है। ए बी और सी से छोटा है। अब ए जो है वो किससे किससे, तो बी और सी दोनों से छोटा है। सी बी से बड़ा है, सी किससे, तो बी से बड़ा है। अब बी और सी से छोटा कौन है, ए। पूछा सर सबसे छोटा कौन है, तो ये ए ही जो है ये सबसे छोटा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो था यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर था। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे। देखिए ध्यान से देखोगे, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, यानी 4 बढ़ गए। अब 8 में अगर 4 जोड़ दोगे तो 8 4 12, तो 12 में अगर 4 जोड़ोगे तो 16 मिलेगा ना, और 16 वैल्यू पी के लिए मिलेगा। ये वाली ऑप्शन और ये वाली ऑप्शन कैंसिल हो गई। अब देखो 4 को हमने 2 से गुना किया तो 4 दूना 8 हो गए। अच्छा दुगना नहीं कर रखा है, जोड़ रखा है। 4 में हमने 4 जोड़ा तो ये 8 हो गए। 8 में हमने 4 जोड़ा तो ये 12 आया, यानी अब 12 में अगर मैं 4 जोड़ता हूं तो प्लेस वैल्यू 16 मिलेगा। अब देख लो इसमें भी 16 है और इसमें भी 16 है, ठीक है। अब बात रही इस वाले पे, आंसर डिपेंड करेगा कि यहाँ क्या आना चाहिए, आर की हो। तो देख लो 3 से 7 होने का मतलब है कि 4 की बढ़त, और 7 4 कितने, तो सर 11 हो गए। तो 11 में 4 जोड़ोगे तो 15 होगा, 15 का मतलब ओ आएगा, और यहाँ पे आर दे रखा है, नहीं बी नंबर ऑप्शन कैंसिल हो गया। और ऑप्शन नंबर डी बच्चे इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गए। तो आंसर बाबू हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे। देखिए ए घटाव को दर्शाता है, समीकरण देख लो क्या है। समीकरण है 3b, ठीक है, उसके बाद 4d, इसके बाद 5a और 6, यही समीकरण है। अब सोचो इतना इजी इजी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। ए किसको, तो घटाव को दर्शाता है, बी किसको, तो गुणनफल को दर्शाता है, और सी किसको, तो भाग को दर्शाता। अच्छा एक और था ना, A6, उसके बाद C1 का मान क्या होगा, यहाँ C1 है। अब पूछ रहा है सर इसका मान क्या होगा, ब्रैकेट पहले लगा दिया गया। तो सी किसको दर्शाता है बच्चे, तो सी सर डिवीजन को दर्शाता है। चलो कर लो, पहले भाग लगाएंगे तो 6 हो जाएगा ना। अब चढ़ती आई कितना, तो 12 हो गया। और डी किसके लिए है, तो डी जोड़ के लिए है। तो 12 में हम लोग जोड़ेंगे कितना, 5, और माइनस करेंगे कितना, 6। तो 6 में से 6 माइनस हुआ तो 6, और 6 और 5 अगर हमने जोड़ दिया तो 6 5 11 हो गए, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गए, तो डी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गया। अब देख लो जिसका एनटीपीसी था 4/1/2021 को, उसको बड़ा आनंद आया होगा, क्योंकि क्वेश्चंस में एकदम जान नहीं है। पूरा एक सेक्टर का 26 क्वेश्चन है, और 26 क्वेश्चन देखो अभी कितना मिनट हुआ हुआ हमें आए हुए, हार्डली आधा घंटे हुए होंगे, और समझाते हुए हमने सारे क्वेश्चंस को लगभग अब इंड में हम लोग पहुंच गए हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कल से अब टोटल प्रीवियस पेपर नहीं दूंगा, प्रीवियस पेपर के साथ अपना क्वेश्चन भी मैं इंक्लूड करूंगा, जिससे आपका काम जो है ना ज्यादा अच्छे से हो सके। अब देख लो कहता है उस अवधारणा का चयन करें जो नीचे दिए गए कथन में निहित है। चिकित्सक जो उच्च परामर्श शुल्क लेता है वो अच्छा होता है, यानी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो डॉक्टर ज्यादा फी वसूलता है वो डॉक्टर ज्यादा अच्छा होता है। अब देख लो क्या कहता है, चिकित्सक एक अच्छा व्यवसायी है। चिकित्सक की निपुणता का सीधा संबंध परामर्श शुल्क से है। हो गया, क्योंकि स्टेटमेंट ही कह रहा है कि जिसका फी जितना ज्यादा है वो उतना अच्छा डॉक्टर है। यानी डॉक्टर अच्छा है कि बुरा है इस बात पर डिपेंड करता है कि उसने अपनी फी कितनी रखी हुई है, इस बात पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। देख लो 156 है, उसके बाद 182 है, उसके बाद 210 है, उसके बाद 1 है।
अब धीरे धीरे सीरीज आगे बढ़ रही है, तो दो पदों के बीच का अंतर निकाल लो। 12 में से 6 माइनस हुआ 6, और 17 में से 5 माइनस 15 माइनस हुआ 2, यानी कि पहले बढ़ गए 26। अच्छा देखो तो, 10 में से 2 माइनस हुआ 8, और 20 में से 18 माइनस हुआ 2, यानी 28 बढ़ गए। तो पहले 26 बढ़ा, 28 बढ़ा, इसका मतलब तय है कि इस बार 30 बढ़ेगा, और 30 बढ़ेगा तो ये संख्या 240 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो आज का क्वेश्चन रियली में बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अच्छा कोई नहीं, कल से मजा आने लगेगा। 8 व्यक्ति एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। तो एक वर्गाकार मेज की बात करते हैं, और इस वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं कितने लोग? तो सर टोटल 8 लोग बैठे हुए हैं। कितने लोग? तो टोटल 8 लोग। अब कहता है टीना उर्मिला के सामने बैठी है। तो जहां हम उर्मिला को जगह देंगे, उर्मिला के सामने किसको रखना होगा? तो टीना को रखना होगा, जो कि शारदा और नीता के बीच में। तो जो किसके लिए? तो उर्मिला के लिए। यानी उर्मिला कहाँ है? तो शारदा और नीता के बीच में। तो इनके साथ वाइस वर्षा कंडीशन चलेगा। आगे चल दीजिए। कहता है शारदा विकर्णीय तौर पर प्रिया के सामने बैठी है, जो विद्या के दाईं ओर बैठी है। अब बताओ, शारदा जो है विकर्णीय तौर पर प्रिया के सामने बैठी है, तो शारदा को यहां रखकर प्रिया को तो रख सकते हैं, लेकिन फिर कहता है जो कि विद्या के दाईं ओर बैठी है, तो प्रिया तो टीना के दाईं ओर बैठी है। इसका मतलब हमें शारदा को यहाँ रखना होगा, और इसके सामने हमें किसको बैठाना होगा? तो विकर्णगत सामने प्रिया बैठी है। ठीक है। और प्रिया किसके दाएं बैठी है? तो विद्या के दाएं बैठी है, तो यहाँ पे जगह विद्या के लिए आया। इसका मतलब एन से हमने नीता का रखा था, तो नीता का पोजीशन यहाँ आया। अभी भी दो लोग बैठे हैं। विद्या मधु के सामने है, तो विद्या किसके सामने है बच्चे? तो मधु के सामने है। किसके सामने? तो मधु के सामने है, जो कि रीता के दाईं तरफ। यानी मधु जो है ना, वो रीता के दाईं तरफ है, और हमारा अरेंजमेंट बनकर के तैयार हो गया। अब प्रश्न क्या पूछे जा रहे हैं? तो नीता के सामने विकर्णीय तौर पर कौन बैठी है? तो नीता के सामने विकर्णीय तौर पर रीता बैठी है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे। कहता है यदि सभी दार्शनिक तर्कवादी हैं तथा सुकरात एक दार्शनिक है। तो जब सभी दार्शनिक तर्कवादी हैं और सुकरात एक दार्शनिक है, तो सुकरात भी तर्कवादी होगा। तो कहता है कौन सा पालन करता है? तो ए नंबर ही पालन करता है कि सर सुकरात क्या है? तो एक तर्कवादी है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सुटेबल आंसर है। कुछ नहीं किया है, देखो ना। 8 को 10 से गुना किया, 8 दहिया कितने हो गए? 80। और यहां से 8 और 0, इसको भी हम लिख सकते हैं 80। इसी तरह देख लो, 9 को 7 से गुना किया, तो 9 सते कितने हो गए? तो सर 63। इसी तरह से अगर इन दोनों को भी हम 63 लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसी तरह से 8 को अगर हम 6 से गुना करेंगे, तो 8 छक हो जाएगा 48। इसका मतलब 4 दिया हुआ है, यहाँ 8 लिखना पड़ेगा, तभी इन दोनों को हम 48 लिख सकते हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। राधे राधे बच्चे, राधे राधे। बस, एनटीपीसी स्टेज 1 में सिर्फ 4/1/2021 को यही 26 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब देख लो, मात्र 30 मिनट में 26 क्वेश्चंस की हमारी डिस्कशन जो है वो समाप्त हो गई। यानी कह सकते हैं कि सर अगर इसी रफ्तार से हम चलते रहें यूट्यूब पे, तो मेरा यूट्यूब पे आना बेकार है। ठीक है। रोज एग्जाम का क्वेश्चन करवाऊं, जो कि सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। तो मेरे साथ जुड़ने में तब मजा है जब आप टेढ़े क्वेश्चंस को अंजाम तक पहुंचाने में सक्सेस हो पाते हो। तो कल से मैं इस शाम वाली टेस्ट सीरीज का रुख जो है, इसको चेंज कर रहा हूं। और कल से इस शाम वाली टेस्ट सीरीज का रुख जो है, इसको बदल रहा हूं। और क्वेश्चंस में सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, लॉजिकल रीजनिंग की संख्या मैं बढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है। कौन कौन सा? सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, लॉजिकल रीजनिंग की संख्या कल के क्वेश्चन से आपकी
हाई लेवल की पहुंच जाएगी, ताकि आने वाले समय में आप ग्रुप डी में अच्छा कर सको, एनटीपीसी में अच्छा कर सको, बिहार एसएससी में अच्छा कर सको। तो आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन अगर डिस्कस करना पड़ा ना, तो ना आपको डिस्कशन सुनने में मजा आने वाला है, ना मुझे डिस्कशन लेने में मजा आने वाला है। क्योंकि देख लो ना भैया, 26 क्वेश्चन थे, समझाने में अगर 40-50 मिनट भी खर्च होते तो लगता कि हाँ चलो भैया क्वेश्चन दमदार थे। अब मैं पिछले कई दिनों से एक ही सिटिंग का सारा क्वेश्चन दे रहा हूँ। एसएससी का पकड़ रहा हूँ तो एसएससी, रेलवे का पकड़ रहा हूँ तो रेलवे, एक ही एग्जाम का सारा क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो कल से फिर से मैं मिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन मिक्स में हाँ 40% मेरी अपनी प्रश्न रहेगी, और आपकी 60% जो है वो मैं प्रीवियस से लूंगा, क्योंकि आप बच्चों की डिमांड हमेशा यही रहती है कि सर प्रीवियस कलेक्शन करवाओ। शुरुआत में याद करो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस सेशन में आते थे, वहां मैं अपना क्वेश्चन अधिक देता था। तो लगभग बच्चों ने यही कहा कि सर प्रीवियस पेपर ही करवा दो, प्रीवियस पेपर ही करवा दो। अब प्रीवियस पेपर देना स्टार्ट कर लिए, तो देख लो हर दिन का प्रीवियस पेपर स्ट्रांग नहीं होता है। बहुत बार प्रीवियस पेपर ऐसे होते हैं जो एकदम आसानी से बनने वाले होते हैं टोटल क्वेश्चन। अब किसी दिन प्रीवियस पेपर ऐसे होते हैं जिसमें संघर्ष करना होता है। जैसे आप 3 दिन पहले की क्लास देखोगे तो उसमें भी 26-27 क्वेश्चन ही थे, लेकिन उसको डिस्कस करवाने में लग गए थे करीब 50 मिनट। ठीक है, अच्छा 26 नंबर नहीं समझे, समझ लीजिए 26 नंबर। देख लो हमारे पास क्या दे रखा है, 10 है, 0 है, 8 है, 8 है, यही ना। अच्छा इन दोनों को अगर हम एक साथ लिखते हैं तो एक साथ लिखने पे ये क्या बन जाता है, 80 बन जाता है क्या। और अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो 8 दहिया क्या बन जाता है, 80 बन जाता है क्या। बस यही लॉजिक था क्वेश्चन का, और कुछ नहीं था लॉजिक में। ठीक है, बस इतना ही लॉजिक था क्वेश्चन का। इसी तरह से देख लो तो क्या लिखा है, 9, 3, 6 और 7 लिखा है। तो इन दोनों को देखो, ये दोनों एक साथ अगर हम लेते हैं तो वैल्यू कितना बन रहा है, तो सर 63 बन रहा है। तो इसी तरह से 9 को अगर 7 से गुना कर दें तो 9 सते कितना हो जाएगा, तो सर 63 हो जाएगा। अगर सेम काम हम यहाँ कर दें कि 8 लिख दें, यहाँ पे हम खाली जगह छोड़ दें, यहाँ 4 लिख दे और यहाँ 6 लिख दे, तो यहाँ जो लिखाने वाला है, यहाँ जो लिखाने वाला है उसका पता कैसे चलेगा, इन दोनों को गुना करके। तो 8 छक करेंगे तो 48 हो जाएगा। अब इस 48 में हमको पता है कि यहाँ पे 4 हम लिख चुके हैं और यहाँ हमने खाली जगह छोड़ रखी है, तो इस खाली जगह में 8 भरेंगे, तब ना ये 4 और 8 48 हो जाएगा। बस यही काम किया गया था बच्चे, इससे ज्यादा उसमें कोई काम नहीं किया गया था 26 नंबर में। ठीक है, तो चलिए आज की सभा हम यहीं बर्खास्त करते हैं। अब कल के टेस्ट आने का वेट कर लीजिए, कल का क्वेश्चन आने का वेट कर लीजिए। जो बच्चे घर पे बना लेते हैं उसके बाद डिस्कशन में आते हैं, तो कल बच्चे को माइंड फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि कल क्वेश्चन का रेंज हम सीधा जो है वो 3 गुना से 4 गुना अपडेट करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इतना आसानी से डिस्कशन खत्म हो जा रहा है ना, कि अब मुझे लग रहा है कि 1 घंटा में बर्बाद कर रहा हूँ। ठीक है, तो कल से जो है ना, एकदम कल से मजेदार क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपके दिमाग के सारे नस बोल्टू को टाइट करने की काबिलियत रखता है। तो कल से भले ही हम लोग कम क्वेश्चन करें, हो सकता है 20 ही क्वेश्चन करे, हो सकता है 25 ही क्वेश्चन करे, लेकिन कल से जो क्वेश्चन होगा ना वो काफी दमदार क्वेश्चन होगा। यानी जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि भैया इसका आंसर कैसे निकलेगा। ठीक है, तो चलिए आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। बच्चे पर डे 50 क्वेश्चंस कराना संभव नहीं ना है। अगर इजी इजी 50 क्वेश्चन रोज करवा दूं तो उससे क्या होगा, तो 50 इजी क्वेश्चंस करने से अच्छा है कि मेरे साथ 20 टेढ़ा क्वेश्चंस कर लो, जिससे कि आपकी नॉलेज जो है ना वो बिल्ड हो सके। क्योंकि मेनली मोटो है क्या, तो नॉलेज को बिल्ड करना। मोटो ये नहीं है कि रोज यूट्यूब पे आ जाना है और रोज बस आपके सामने दर्शन दे देना, वो मोटो मेरा कभी रहा ही नहीं। मेरा मोटो बस यही रहा कि जब आ रहा हूं तो आप हमसे कुछ सीखिए। तो कल से हम लोग सीखने के प्रोसेस में जाएंगे, और कल से सीखने के प्रोसेस में भले ही हम लोग 25 क्वेश्चन करें,
या 20 क्वेश्चन करे या 30 क्वेश्चन करे, लेकिन हाँ कल से जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें लगभग बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। कल जो आपके पास पीडीएफ मटेरियल पहुंचेगी, जो 5 से 6 बजे के बीच पहुंचती है, और आप उसको बनाते हो, कल बना करके देखना। कल आपको बना करके सही में लगेगा कि हाँ सर क्वेश्चन जो है ये मजेदार है। हाँ आज मिश्रा जी सही में नहीं आए हैं, शुरू से लेकर अंत तक आज मिश्रा जी का कहीं भी दर्शन नहीं हुआ है। हो सकता है कि आज उनके मोबाइल की नेट बिल्कुल खराब हो गई हो, क्योंकि पिछले 2 क्लासेस से उनकी सबसे बड़ी समस्या यही चल रही थी कि सर नेटवर्क इशू आ रहा है। तो हो सकता है आज मिश्रा जी नेटवर्क जोन से बाहर चले गए हों। तो चलिए बच्चे, सभी बच्चों को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। कल से एक नए एनर्जी, नए जोश के साथ मुलाकात होगी। तो कल मिलते हैं, सभी बच्चे को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।